स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार। स्वराज मिशन के द प्रकाश पुंज पांडे शो में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से हमारे जीवन की डोर विधाता के हाथ में होती है और हमारा जो रोल होता है वो एक अदाकार का होता है, अभिनय करने वाले का होता है। तो हमारा काम है अभिनय करना और उस विधाता के हाथ में हमारी डोर होती है जो कि निर्देशन करता है, जिसे डायरेक्टर कहा जाता है। तो उस डायरेक्शन में हमारा जीवन कटता है और किसी ने कहा है कि मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। तो हर व्यक्ति के जीवन में वो व्यक्ति अपनी मंजिलों को हासिल करने के लिए तमाम रास्ते बदलता है और हर मोड़ पे कोई ना कोई गाड़ी छोड़ आता है। जैसे कि हमने बहुत से फिल्मों में भी गाने सुने हैं। तो ये गाने और ये फिल्में ये वास्तविक जीवन के अनुभवों से बनती हैं और उस अनुभव से जो फिल्में बनती है वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में कालांतर तक बच जाती हैं कि हमें हमेशा वो चीज़ें याद आती हैं। तो जिस प्रकार से जीवन का निर्देशन हम ईश्वर करते हैं, जो भी व्यक्ति जिस ईश्वर को मानता है उनमें उनकी आस्था होती है, उसी प्रकार से फिल्मों का जो निर्देशन होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्टर्स करते हैं, फिल्म मेकर्स करते हैं। ऐसे ही एक फिल्म मेकर हमारे बीच आज मौजूद हैं और बहुत से अचीवमेंट हैं उनके पास और राष्ट्रीय अवार्ड से लेके बहुत से उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं और बहुत सी रोचक बातें कि उनके जीवन की मंजिल क्या थी, क्या यही मंजिल बचपन से उनकी थी या फिर समय के साथ परिवर्तित होती गई। क्योंकि द प्रकाश पुंज पांडे शो के कई एपिसोड्स में हमने देखा है कि जो बड़े पत्रकार हैं वो कभी पत्रकार नहीं बनना चाहते थे, जो बड़े नेता हैं वो नेता नहीं बनना चाहते थे, ऐसे ही बड़े अधिकारी हैं वो अधिकारी नहीं बनना चाहते थे। तो क्या आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, क्या वो भी इस लाइन में पहले से आना चाहते थे या उन्हें कोई प्रेरणा मिली? तो ऐसी तमाम बातों के बारे में जानेंगे, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, ऐसी बहुत सी बातें के बारे में आज दर्शकों को जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मनोज वर्मा जी का, कि जो एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं और बहुत सी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं और छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, द पीपी शो स्टार्टिंग हमने की थी द पीपी शो से और उसके बाद दर्शकों का ही ये बोलना हुआ कि आप पीपी शो की जगह इसे प्रकाश पुंज पांडे शो करें, क्योंकि ये एक यूनिक नाम है, वर्ल्ड में एक यूनिक नाम है ईश्वर के आशीर्वाद से। और उसी यूनिक काम से हमने इस एपिसोड की शुरुआत की कि हर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल होता है, लेकिन उस स्ट्रगल के बारे में लोग नहीं जानते हैं। आमतौर पे होता रहे मनोज वर्मा बहुत बड़े आदमी हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, बहुत पैसा है, बहुत फेम है, बहुत लीमलाइट में रहते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति ने कितने पापड़ बेले हैं, कितनी गाड़ियां कितने चौक पे छोड़ी हैं, कितने रास्ते बदले हैं और कितने असमंजस और कितनी बड़ी विषम परिस्थितियों में उन्होंने स्ट्रगल किया, ये कोई नहीं जानता। तो हमारे शो का तात्पर्य यही है कि हर उस विशिष्ट व्यक्ति के स्ट्रगल सामने ले आएं, ताकि जो युवा आज के हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, उन्हें प्रेरणा मिले। तो मनोज जी, आज आपके जीवन के पूरे पत्ते आप सामने खुलेंगे और डायरेक्टर तो हैं ही, फिल्मी अंदाज में भी बहुत सी बातें होंगी, ऐसी बहुत सी रोचक बातें भी सामने आएंगी, मुझे यकीन है। तो शुरुआत करते हैं मनोज वर्मा जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और उसके बाद कि बचपन में मनोज कैसे थे। मैं एक्चुअली फैमिली जो है मेरी वो पूरी डॉक्टर्स फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर डॉक्टर थे, मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, ब्रदर डॉक्टर हैं, बच्चे सारे डॉक्टर्स हैं। मतलब पूरी फैमिली में कोई ऐसा, मेरे ख्याल में शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा या ऐसी कोई फैकल्टी होगी जिसमें हमारे परिवार से लोग नहीं हैं। मैं अकेला कहना चाहिए घर में हूँ जिसने इस ट्रेडिशन को तोड़ा है, कहना चाहिए कि जो साइंस ना लेकर के जिसने कॉमर्स लिया
अप टू 11th मेरा साइंस था, बायो साइंस था, और कॉलेज मैंने बीकॉम किया, फिर एमए किया इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से हमारा मतलब फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। बचपन तो ये कह सकते हैं हम कि थोड़ा मुश्किलों में ज़रूर गुजरा है, क्योंकि बहुत छोटा था मैं, मेरे ख्याल में जब 4th में था तब मदर एक्सपायर हो गई थी, और जब 5th में आया तो फादर एक्सपायर हो गए। तो हम नाना जी के पास रह के पढ़े यहाँ पे रायपुर में। वैसे हम बिलोंग करते हैं कांकेर को। नाना जी यहाँ पे थे, मम्मी यहाँ से थी, तो हम लोग को नाना जी लेकर के आए, और हम लोग यहीं पे फिर बाकी हमारी जितनी भी एजुकेशन है वो यहाँ पर हुई। तो वो थोड़ा सा एक कठिन पीरियड होता है कि जब आप जिस समय आपको एक एक हाथ चाहिए होता है, या बचपना जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनूप वर्मा जो हैं वो मुझसे करीबन 9 साल बड़े हैं। तो हम लोगों को बाप की तरह उन्होंने हमेशा शुरू से ही रखा और देखा, और अभी आज तक हम लोग की एक कंबाइंड फैमिली है। तीनों भाई हम साथ में ही रहते हैं, और एक ही किचन है, और तीनों अभी भी हम साथ में ही हैं। बहुत बड़ी बात है, और ये भी एक संदेश है कि आज के परिवेश में जो पशुपेश की स्थितियां हैं वो क्यों बनी हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। जो परिवार बढ़ गए हैं, जो परिवार सीमित हो गए हैं, आकार छोटा हो गया है, वो सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि आपके पास ना सपोर्ट है, ना वार्तालाप के लिए कोई व्यक्ति है, और ना ही कोई अपना है जिनसे आप मार्गदर्शन ले सकें। तो बचपन से लेके अभी तक की बहुत सी बातों के बारे में हमने समझा, क्योंकि हमें आने वाली जो इस एपिसोड में बातें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मनोज जी का बचपन यकीनन एक दुखद बचपन है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। मनोज जी, डॉक्टर्स हर डिपार्टमेंट अलग अलग फैकल्टी के लोग, जैसे आपने बताया, तो ये इस फिल्म इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा मिली आपको, या बचपन से आपका रुझान उस समय कभी ऐसा इंसिडेंस आया होगा कि मूवीज की तरफ, पिक्चरों की तरफ, फिल्मों की तरफ आपका रुझान गया, या फिर ये भी कोई एक विधि का विधान था? देखिए, मैं बचपन से हम लोगों का ये तो ज़रूर था कि हम लोग रंगमंच करते रहे हैं, स्टेज पे ड्रामाज और ये वो बहुत छोटे से करते रहे हैं। मम्मी जो थी वो थोड़ी सी सोशल थी, और वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करती थी जिस समय इंडिया चाइना वॉर हुआ था, या जिस समय पाकिस्तान वॉर हुआ, और उस समय वो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स करके, चैरिटी करके, और वहाँ पीएम रिलीफ फंड में पैसे भेजना, उस समय से वो करती रहीं। तो बहुत सारे ड्रामा वामा ये सब करवाती थी वो। तो वो हम लोगों के शायद वहाँ से आया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ड्रामा और ये वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे उसमें हम लोग ड्रामा करते रहते थे। कॉलेज के समय भी मैं काफ़ी रंगमंच किया हूँ, और लेकिन ऐसा कभी ये नहीं सोचा था कि फिल्म डायरेक्शन के फील्ड में आऊँगा। सिंगिंग का शौक़ था। मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से मैं BMUS किया और क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। उसके बाद में फिर अपना सुगम संगीत सीख करके आकाशवाणी का ऑडिशन दिया। तो आकाशवाणी में पहले बार में पास हुआ 93 में। फर्स्ट ऑडिशन था मेरा गीत भजन के लिए, और फिर 95 में फिर से भरा, और वहाँ से फिर गज़लों के लिए मैं अप्रूव हुआ। तो उसके बाद से आकाशवाणी, दूरदर्शन से मेरे अक्सर प्रोग्राम्स आते रहते थे। तो वो एक लगाव था संगीत के प्रति। तो उसी चाह में मैंने ये स्टूडियो चालू किया। तो जिस समय एक्चुअली जिस तरीके से बता रहा हूँ मैं कि हमारी फैमिली, हमारे यहाँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो लोगों का यही रहता था कि पहले आप कुछ कर लीजिए, उसके बाद अपना जो भी करना है आप करिए। तो मुझे लगता था कि मुझे PSC देना चाहिए, और PSC की बहुत तैयारी की। 2-3 साल में मतलब कंटिन्यू अच्छी तैयारी हो गई थी। और जिस साल ऐसा लगा कि हाँ इस साल अब मेरा हो जाएगा, उस साल एडमिशन कार्ड नहीं आया। तो मैं बोला ठीक है। तो मुझे बड़े ब्रदर हैं जो डॉक्टर साहब, उन्होंने बुलाया, बोले यार हम यहाँ नर्सिंग होम चालू कर रहे हैं, तुम मेडिकल स्टोर यहाँ पे डालो और मेडिकल में बैठो, ये छोड़ो ये सब PSC वगैरह।
मेरा मन तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने ये बोला मुझे कि देखो ऐसा है कि हो भी जाता है अगर पीएससी में और किसी लोअर कैटेगरी में आपको मिलता है, थर्ड उसमें मिलता है, तो कैसा करोगे? तो मैं ये सोचा ही नहीं था, मैं तो सीधा डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी की ही बात सोचता था। तो मुझे लगा कि शायद हाँ ठीक बोल रहे हैं, या अगर आप जिस लेवल पे जाना चाह रहे हैं वहाँ नहीं गए तो और एक साल ख़राब। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम बिज़नेस में आ जाएं। बिज़नेस भी हमारे यहाँ कोई नहीं किया था, तो आई वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट बिज़नेस हमारे यहाँ पे। हाँ वो भी, तो एक मेडिकल स्टोर है हमारा, स्वप्निल मेडिकल स्टोर, वहाँ पे मैं करीबन 10 साल बैठा। 93 से शुरू किया था उसको, 2003 तक वहाँ पे मैं कंटिन्यू बैठा। जिस समय मेडिकल में था उस समय ये आकाशवाणी और ये सब का कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका था, और एक वैक्यूम मुझे दिखा यहाँ पे कि स्टूडियोज़ नहीं हैं। तो वापस से पहला स्टूडियो कहना चाहिए डिजिटल स्टूडियो, जो पहले लोग यहाँ से उड़ीसा जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, और उड़ीसा में भी उस समय डिजिटल स्टूडियोज़ नहीं थे। तो डिजिटल स्टूडियो नहीं होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स भी ये हो रही थी कि डेटास जो हैं इधर उधर करना, ये करना। उस समय D5 टेप पे रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आए। लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ पे हमको एक स्टूडियो चालू कर देना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, बड़े भैया से, कि ऐसा ऐसा हम लोग शुरू करने का। सब बोले चालू कर दो। तो बस वहाँ से शुरू किए। अब शुरू तो हो गया। अब जो आप पूछ रहे हैं कि इस फील्ड में आना कैसे हुआ, तो वो ऐसा हुआ कि जब यहाँ पे हम गाने रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, तो हमने कुछ एल्बम्स वगैरह किए। एल्बम्स किए, उसके बाद फिर अचानक से एक मैसेज आया कि दूरदर्शन में कुछ सीरियल्स जो हैं वो स्पॉन्सरशिप में बनते हैं। तो हमने फिर वहाँ के लिए करीबन 52 एपिसोड्स बनाए जो बड़े चल गए। उसका नाम था देखो रे झमाझम। तो एक कॉमेडी शो जैसा था, और वो बहुत लोगों ने पसंद किया और काफ़ी अच्छा हिट रहा वो प्रोग्राम। वहाँ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ एडिटिंग भी हमको शुरू करनी चाहिए, और क्या हम छत्तीसगढ़ में एक फ़िल्म कंप्लीट बना करके हम यहाँ से सीधा सेंसर के लिए भेज सकते हैं क्या। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक फ़िल्म बनाई, बैर। मतलब उस समय मुझे कोई ये नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूँगा या जो भी था, हमको एक फ़िल्म बनानी है। तो मेरा एक और मित्र, क्या छोटा भाई है शैलेंद्र दीवान, वो भी बोला भैया मुझे भी लगता है कि एक फ़िल्म अपने को बनाना चाहिए। तो हम लोग मिले, एंथनी गार्डिया, ऐसे 4-5 लोग हम लोग मिल करके और वो फ़िल्म बनाए। अब जब वो फ़िल्म बनाए तो हमको लगा कि हमने बड़ी अच्छी फ़िल्म बनाई हुई है। और उस फ़िल्म को जब टॉकीज़ों में लगाया गया तो बिज़नेस नहीं आया। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या चक्कर है। तो एक दिन महासमुंद टॉकीज़ से मुझे फ़ोन आया कि सतीश जैन जी जो हैं वो आज हमारी टॉकीज़ में आए थे, और आप एक बार उनसे बात करिए। मैं बोला ये कौन है भाई सतीश जैन? मैं नहीं जानता था उस समय। तो बताया कि अरे आप छत्तीसगढ़ी फ़िल्म बनाते हैं, आपको मालूम नहीं सतीश जैन कौन है? मैं बोला नहीं, मैं नहीं जानता। तो बताया भाई अरे छैया भुइयाँ बनाई थी उन्होंने। मैं उस समय छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी नहीं देखता था। तो मैं बोला चलिए ठीक है। तो मैं उनका नंबर लिया और उनको फ़ोन लगाया कि मैं बोला भैया आप आज फ़िल्म देखने गए थे? बोले हाँ यार, तुमने एक नए फॉर्मेट में फ़िल्म बनाई है। वो एक्चुअली ऐसा फॉर्मेट था जो एचडीवी नया नया आया था। तो एचडीवी फॉर्मेट को, उस फॉर्मेट में हमने एक पहले एल्बम बनाया। वो एल्बम बना करके उस गाने को देखने गए हम प्रभात टॉकीज़। प्रभात टॉकीज़ में उसको वीसीडी प्लेयर में लगा करके देखे, तो वो फुल फ्रेम में दिखा हमको। तो मुझे लगा यार इस पे फिल्म बनाई जा सकती है। तो हमारे से पहले 2 लोगों ने और बनाई थी फिल्म, मया होगेरे और एक थी गजब दिन भई गे। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा आस्पेक्ट रेशियो का प्रॉब्लम आ गया था, और वो फिल्म जो आप देखते होंगे कभी-कभी जो फुल फ्रेम में ना होकर कैसे कटी हुई दिखती है 4:3 में, तो वैसे आस्पेक्ट रेशियो में दिख रही थी। उसके कारण उनका प्रोजेक्शन जो है वो यूएफओ नहीं कर रही थी। तो हम जब ये बनाए तो ये पहली फिल्म बनी जो टेक्निकली परफेक्ट फिल्म थी एचडीवी पे, और बहुत कम खर्च में बन रही थी, क्योंकि उस समय रील्स का ज़माना था और वो स्टॉक खरीदना यानी बहुत महंगा हो जाता था। तो सतीश जैन जी जो हैं वो देखे, मैंने उनसे पूछा भैया आपने फिल्म देखी है तो कैसी लगी? बोले अरे बहुत कमाल फिल्म बनाई है आपने, बहुत बढ़िया ये वो। बोला मैं अच्छा, अगर अच्छी बनी है फिल्म तो चल क्यों नहीं रही है? तो वो चुप हो गए।
बोला मैं अच्छा सुनने के लिए फ़ोन नहीं लगाया हूँ आपको, मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कमी क्या है। तो बोले बेटा तेरी फ़िल्म फ़िल्म जैसी नहीं है। तो मेरे को यही समझ में नहीं आया फ़िल्म फ़िल्म जैसी कैसी होती है। तो एकदम नए थे हम इस फ़ील्ड में। तो वहाँ से फिर वो आए एक बार, तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि स्क्रीन प्ले ऐसे करना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं बोला मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं बोले नहीं तुम फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं इसी फॉर्मेट पे एक फ़िल्म कर रहा हूँ और वो मैं तुम्हारे यहाँ एडिट करूँगा। तो कौन करेगा एडिट? मैं बोला मैं करूँगा आपके साथ। बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने माया बनाई। माया वो सुपर डुपर हिट। तो वो मेरी एडिट की हुई थी और उस समय हम इसी रूम में बैठ के यहाँ एडिट करते थे। और सतीश जी के साथ सीखने का बड़ा मुझे मिला मौका। ऐसे बैठाल के नहीं सिखाया उन्होंने, लेकिन जितना देर मैं उनके साथ रहता था वो फ़िल्मी बातें ही होती थी और एडिट के समय बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं कि किस तरीके से टेकिंग लेने चाहिए, किस तरीके से कहानी का फ़्लो क्या हो रहा है, किस जगह पे क्यों इतना गैप लग रहा है। बहुत अच्छा दूसरा हम लोगों का कुछ-कुछ सीन को लेकर के बड़े डिस्कशंस होते थे। तो उनको लगा कि ये इसमें कुछ बात है, जो भी उनको लगा होगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम यार फ़िल्म डायरेक्ट करो। मैं बोला रहने दीजिए भैया, मैं इसी कमरे में बैठा हूँ, वो एक एल्बम करने जाता हूँ मेरी जान निकल जाती हूँ बाहर में, मैं ठीक हूँ यहाँ। बोले नहीं यार, मैं कोई ठीक-ठाक आदमी नहीं है, तुम्हारा डायरेक्शनल सेंस बहुत अच्छा है, तुम डायरेक्ट करो। तो फिर बहुत उनके बोलने पे मैंने फिर एक दूसरी फ़िल्म बनाई, महू दीवाना तहूँ दीवानी। महू दीवाना त्यों दीवानी अच्छी हिट रही फ़िल्म, लोगों ने बहुत पसंद की और वो वहाँ से फिर वो समझिए कि वो सफ़र फिर शुरू ही हो गया कि हर साल एक फ़िल्म हम बना ही रहे हैं। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई इसमें। न कुल मिला के ये भी एक यूथ के लिए प्रेरणा है कि सेल्फ मेड पर्सन है और आपका इंटरेस्ट, आपका झुकाव जिस भी ओर होता है, आपको वो काम एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि पता नहीं कब कौन डायरेक्ट करने के लिए आ जाए। और ये जैसे हमने कहा कि हैं तो मनोज जी डायरेक्टर, लेकिन एक जीवन के इस सफ़र में वो एक अभिनेता भी हैं और उन्हें भी कोई डायरेक्ट किया और डायरेक्शन से ही आज वो इस डायरेक्शन लाइन में आ गए। मनोज जी, आप छत्तीसगढ़िया फिल्म आपने बनाया, बहुत सी प्रोजेक्ट किए आपने और एक लंबा सफ़र भी आपने तय किया और अभी आगे बहुत से मुकाम भी हासिल करने हैं। इस दौरान आपकी शादी भी हुई होगी, वो कोई इंसिडेंस आप बताएं। इस दौरान तो शादी नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस फील्ड में रहता तो शायद शादी नहीं हुई रहती। तो मैरिज तो मेरी 95 में हो गई थी और उस समय मेरा मेडिकल स्टोर था और मेडिकल स्टोर 10 साल रहा। ये जो कहानी शुरू हुई है ये 2007 की है, जब मैं फिल्मी दुनिया में आया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस समय जो स्थिति थी कि अरे फिल्म वाला है मतलब कुछ तो भी टेढ़ा आदमी होगा, ये जो दिमाग में लोगों के बैठा रहता है। तो हमारे यहाँ वैसे भी इस फील्ड में ही नहीं है कोई, तो दूर दूर तक के थोड़ी दिक्कत हो जाती मैरिज में। तो अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं कि आप एक एस्टैब्लिश्ड मतलब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी है और छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बड़े अच्छे दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ये इस समय शायद अगर ऐसे समय पे शादी होती तो हो भी जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल पीरियड आपका होता है और अगर इंडस्ट्री भी आपकी उस समय स्ट्रगल कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इनका फ्यूचर क्या होगा, ये कैसे क्या करेंगे। तो इस वजह से शायद लोग आगे पीछे होते हों सोचने के लिए कि फैमिली यहाँ इनको बनवाने देना चाहिए कि नहीं। तो 95 में मेरी मैरिज हो चुकी थी एंड आई वाज सेफ। सो वाज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नहीं, डेफिनेटली अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है और नागपुर में हमारे फादर इन लॉ थे रिजर्व बैंक में। वो रिटायर हो गए थे उस समय और वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है। वो होम इकोनॉमिक्स में उसने एमए किया है और हेल्पफुल है वो ये सारे काम में हमारे। और कभी वहाँ से मुझे कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई टेंशन नहीं आया कि मैं इस काम में जो इफ़ेक्ट करे, क्योंकि इकोनॉमी तो उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल, बिल्कुल। इकोनॉमी की बात नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आप डिस्टर्ब होते रहते हैं घर में। आप अपना काम, अपनी क्रिएटिविटी जो है आप तभी कर पाएँगे जब आपका माइंड जो है वो एकदम शांत रहे। और अगर पूरे समय कोई लगा रहेगा आपके पीछे तो फिर मुश्किल होती है।
बिल्कुल, लाइफ पार्टनर का सहयोग और साथ उतना ही ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़रूरी है। मनोज जी, इस समय कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और 2019 में आपको एक राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत सम्मान के विषय है। उस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। सर एक फिल्म हमने की है अभी, भूलन द मेज। वो एक उपन्यास है, भूलन कांदा। संजीव बख्शी जी ने उसको लिखा है और उस पर ये फिल्म हुई है। तो ये फिल्म एक्चुअली क्या था कि मैं जहाँ से शुरू किया था सिनेमा, वो एक कमर्शियल सिनेमा था। उस समय सोच भी मेरी कमर्शियल हो चुकी थी, क्योंकि कंटिन्यू हम वही चीज़ें एडिट करते थे और वो उन्हीं चीज़ों पे बात करते थे, उन्हीं चीज़ों की तरफ जाते थे। तो एक मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरफ झुकाव उस समय था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस मूड का आदमी नहीं हूँ, जिस मूड की फिल्में मैं कर रहा था। और हुआ ऐसा कि गोवा के एक फिल्म फेस्टिवल में मैं गया था। 2011 की बात है शायद। तो वहाँ पे किसी ने मुझसे मिलवाया कि ये मनोज वर्मा जी हैं, रायपुर से आए हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। मैं 3 फिल्म कर चुका था उस समय, 4 फिल्म बल्कि। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप फिल्म डायरेक्टर हैं? हमने जी। छत्तीसगढ़ से? बोले जी, छत्तीसगढ़ में फिल्में बनती हैं। तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि अरे यार, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है, बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम है कि छत्तीसगढ़ कहाँ है। बिल्कुल, बहुत सही बात बोला। तो ये जो चीज़ें थी, मुझे थोड़ा सा वो लगा। बोले आप लोग वहीं पिक्चर बना के वहीं ख़त्म कर लेते हैं क्या? बाहर नहीं आती आपकी फिल्में? कभी ऑल इंडिया लगी हों या फेस्टिवल्स में गई हों, ऐसा कभी फिल्म इस तरीके? मैं बोला भाई, हमारा जुरिस्डिक्शन बहुत छोटा है, हम छत्तीसगढ़ के लिए फिल्में बनाते हैं और वहीं पे ही लगाते हैं। तो बोले अरे सर, ऐसा कैसे होता है? सिनेमा तो बाहर के लिए होना चाहिए, आपकी संस्कृति बाहर लोग देखेंगे कैसे? ऐसी सब चीज़ें उसने बोला और वो बड़ा पिंच कर गई मुझे। तो मैं ऐसे सब्जेक्ट की तलाश में था कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिले जिस पर मैं काम कर सकूं। तो जब लौट के आया मैं, और एक फिल्म मेरी उसी समय रिलीज़ हुई, तो संजीव बख्शी जी से मुलाकात हमारी पुरानी थी, मैं मामा जी बोलता हूँ उनको। तो बख्शी जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, भूलन कांदा। बोले नाम ही अजीब लग रहा है, ये क्या है ये? तो बोले भूलन कांदा ऐसा पौधा होता है जिस पर पैर पड़ जाए तो आदमी रास्ता भटक जाता है। तो मैं बोले ये क्या बात हुई, ऐसा सही में होता है? तो बोले हाँ, ऐसा मानते हैं और किंवदंती भी है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोला, फिर वो उन्होंने एक 4 लाइन में मुझे स्टोरी सुनाई कि कुछ इस तरीके की फिल्म, इस तरीके की उपन्यास में लिख रहा हूँ। मुझे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और बड़ी रियलिस्टिक लगी। तो मैं बोला ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेंट ऐसा है जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो मैं बोला आप जिस दिन भी आप लिख लेंगे ना, मुझे बताइए कि मैं इस पर फिल्म करना चाहूँगा। तो बोले ठीक है। फिर वो गए। कुछ समय बाद वो कहानी जो है बया में छपी। बया एक मैगज़ीन है जो राष्ट्रीय, बड़ी अच्छी मैगज़ीन है। तो उसमें 30 पन्नों में वो कहानी छपी थी। और वो कहानी जब मैं पढ़ा यहाँ पे तो मेरा इंटरेस्ट तो पूरा अच्छा ही बन गया था। फिर उन्होंने उपन्यास के रूप में उसको 100 पन्ने की एक उपन्यास लिखी। उसको कई बार पढ़ा मैं, उस उपन्यास को बहुत बार पढ़ा। फिर यहाँ पे उस उपन्यास का जो विमोचन है वो करने के लिए विष्णु खरे जी आए थे। तो विष्णु खरे बड़े रिनाउंड पर्सनालिटी रहे हैं, और उनको जब किसी ने बताया कि उन्होंने अपने भाषण में बोला कि मणि कौल साहब ने नौकर की कमीज़ पर एक फ़िल्म बनाई थी यहाँ पे, जो विनोद कुमार शुक्ल जी की उपन्यास पर। ऐसे ही इस उपन्यास पर भी फिल्म बननी चाहिए, और बनाने वाले में सत्यजीत रे सी दृष्टि चाहिए। तो अब ये बोल करके अब मेरा तो इधर उन्होंने पूरा मोरल डाउन कर दिया था। तो भी बख्शी जी मुझे मिलाने गए वहाँ पे, बोले कि ये लड़का है, ये करेगा हमारी इस पे फिल्म। तो मेरे को देखे ऊपर से नीचे तक, बोले कि मैं आपका कुछ काम देखना चाहूँगा। तो मैं बोला सर, मेरी जो फिल्म है पुरानी, अगर आप देखना चाहें तो वो यहाँ आए, वो विनोद कुमार शुक्ल जी और रमेश अनुपम जी, बख्शी जी, ये 4 लोग बैठ करके यहाँ पे टेटकू राम देखे। टेटकू राम देखे तो उनको लगा कि बड़ा रियलिस्टिक शूट हुआ है और बड़ी मतलब स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, उनको अच्छी लगी फिल्म। तो बोले कि यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप करेंगे, ये काम कर लेंगे। और फिर हम जिस गांव को हमने फाइनल किया था, महुआ भाटा एक गांव है, जब इधर से
गरियाबंद से कुछ 30 किलोमीटर अंदर जंगल में, भुंजिया आदिवासी रहते हैं वहाँ। तो वो गांव हमने फाइनल किया था, वो गांव देखने गए। गांव देखने के बाद बोले कि ये 60% पिक्चर तो तुम्हारी बन गई मनोज, इतना अच्छा गांव ढूंढे हो, ये पिक्चर तो तुम्हारी बन गई। वो बड़े खुश हो गए थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि हम किस तरीके से इस लाइन में इस तरीके की फिल्म में घुसे हैं। अब वो लिखने की जब बात आई तो उस पे स्क्रिप्ट लिखना, उपन्यास पे स्क्रिप्ट करना, सर मैं बता रहा हूँ इतना कठिन काम है। मुझे कुछ 2.5 साल लगे उसको लिखने में। होता क्या था कि मैं जब लिखना शुरू करता था तो मैं वापस से मेन स्ट्रीम सिनेमा में घुस जाता था। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जहन में थी, जिस समय लिखो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा निकालने में मुझे समय लगा, और फिर कुछ दिन तक लिखता था, 15-20 सीन लिख करके फिर फाड़ के फेंकूं, फिर हटाऊं, ऐसे करते 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 वो फाइनली 2014 के मिड में शायद वो जाके ख़त्म हुई स्क्रिप्ट, और 16 में फिर हमने इसको शूट किया। जी। 2019 में कोविड के पहले आपकी एक फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में बताएं। ये वही फिल्म है, बुलंदी मेज़ को ही 2019 में हमने इस फिल्म को सेंसर कराया था और उसको अवार्ड के लिए भेजा था। 19 में ही हम फिल्म रिलीज़ करने वाले थे एक्चुअली, लेकिन ये कोविड के कारण उस समय सारी चीज़ें गड़बड़ाई हुई थी तो नहीं हो पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वेट कर रहा था कि जब पुरस्कार इनको मिल जाए उसके बाद ये रिलीज़ हो, तो उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा। और मैं कई जगह इसको उस समय इसका प्रीव्यू भी करवाया और हर जगह लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, इटली में, कैलिफोर्निया में, इधर सब जगह अवार्ड जीती है। उसके बाद इंडिया के बहुत से फेस्टिवल्स में, करीबन 7 फेस्टिवल में, यहाँ कहीं बेस्ट डायरेक्टर, कहीं बेस्ट एक्टर, कहीं बेस्ट फिल्म, ऐसा हर जगह कहीं ना कहीं अवार्ड ली फिल्म। और मेरा जो टारगेट था कि कुछ ऐसा करें कि छत्तीसगढ़ की फिल्म जो है, ये लोग जो उसने बोला था उस समय कि वो संस्कृति हमारे से बाहर भी जाए, लोगों को ये पता चले कि यहाँ पे फिल्में बन रही हैं और हमारे यहाँ की संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ के संस्कार क्या हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने इस फिल्म को ओरिजिनल मतलब लैंग्वेज में रखा है, ऐसी लैंग्वेज है जो रियलिस्टिक है। जब गांव के लोग आपस में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, लेकिन जब आप कचहरी जाते हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हिंदी में रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे, तो वो हमने हिंदी रखा हुआ है। गांव के लोग आपस में बात करेंगे, गांव इवन वकील भी उससे बात करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ी में बोल देता है। मुखिया जो है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है तो वो कहीं कहीं हिंदी बोलता है दूसरे लोगों के साथ, लेकिन फिल्म जो है वो रियलिस्टिक है। अगर मैं हिंदी, बहुत से लोगों ने बोला आप इसको हिंदी में डब करके हिंदी में निकाल दीजिए। मैं बोला ये हिंदी ही है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको, आप देखिए पान सिंह तोमर देखिए, आपको हिंदी लगेगी वो, लेकिन है वो बुंदेलखंडी। तो ऐसे ही ये फिल्म है। तो जब इसको कोलकाता के नज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया तो वहाँ तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला और सारे बेंगोलीज थे देखने वाले, और प्रॉपर रिस्पॉन्स उनका। जो डायरेक्टर थे वहाँ के, जो फेस्टिवल डायरेक्टर थे, सुदीप घोष था शायद नाम उनका, वो तो ऊपर चढ़ गए उसी समय, और उन्होंने बोला कि मैं जो अब तक के जीवन में मैंने बेस्ट 10 फिल्म्स देखी होंगी उसमें से एक ये है, हाँ, दिस फिल्म डिजर्व्स टू गो टू ऑस्कर। ये वहाँ पे उन्होंने बोला था, बोले मेरी 3 फिल्म जो है वो कांस गई हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम बंद करके इनसे सीखना चाहिए। तो ये वीडियोस भी हैं उसके जिस समय उन्होंने ये सारी बातें की। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं पे भी वो नहीं है, आड़े नहीं आती जब आप कोई चीज़ ऐसी रखना चाहते हैं तो। और सामाजिक सरोकार का सिनेमा है साहब ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि देख के ही लोगों को ये आनंद आ जाएगा। और जिस तरीके का ह्यूमर है ये, चूंकि मैं कमर्शियल करते रहा ना, तो ये फिल्म पूरी कमर्शियल ही बनी है। आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि बोझिल हो रही है, कहीं स्लो है फिल्म या कुछ ऐसा है। वो सारी चीज़ें हंसी मजाक मस्ती में इतनी बड़ी बातें बोल करके निकल जा रही है, यही इस फिल्म की खासियत है। मतलब सहज भाषा में आप एक सकारात्मक संदेश देने की आपने कोशिश किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका रिलीज कब है? ये अभी 27 में, अभी नेक्स्ट फ्राइडे। अरे वाह, ठीक, 1 हफ्ते बाद, इस इंटरव्यू के 1 हफ्ते बाद ही फिल्म भी रिलीज हो रही है। और हमारी शुभकामना है कि जब देश विदेश में इस फिल्म को के प्रोमोस को इतना हौसला अफजाई की गई है, इतना रिस्पांस मिला है, तो यकीनन छत्तीसगढ़ की फिल्म है, छत्तीसगढ़ में तो हिट होनी ही है।
और हम भी आशा करते हैं कि अब तक के सारे रिकॉर्ड यह फिल्म तोड़े और आने वाले समय में भी मनोज जी ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाते रहें। मनोज जी, कभी आपने सोचा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स को लेके बहुत सी फिल्में बनी हैं और छत्तीसगढ़ भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, संस्कृति तो है ही, उस पर आप काम कर ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खान पान, वेश, परिधान, नृत्य, उसको बहुत बढ़ावा दे रहा है। अभी बोरेबासी दिवस मनाया गया था तो लोगों ने बड़े सम्मान से, और पूरी दुनिया को पता चल गया कि बासी क्या होता है और बोरे क्या होता है। इवन वो वर्ड कई बार लोगों को नहीं पता था। तो कभी आपने सोचा नहीं कि पॉलिटिक्स पे भी ऐसे मूवी बनाई जाए? देखिए, बनाई जा सकती है पॉलिटिक्स पे एक्चुअली, नहीं बना करके मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल कुछ ऐसे लोग रहे हैं हमारे यहाँ जिन पर फिल्में बननी चाहिए, वैसी कुछ बायोपिक्स बननी चाहिए। या पॉलिटिकली भी देखिए, अगर आप बनाएंगे तो वो पॉलिटिक्स तो लोग रोज देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप किस तरीके की चीज़ें समाज को दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है सर। और उसका अगर जब तक के कोई रिजोल्यूशन नहीं है हमारे पास में, तब तक के ऐसी चीज़ परोसने का भी कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा कि नक्सल समस्या पे आप फिल्म बनाइए, बहुत से लोगों ने कहा पॉलिटिक्स पे फिल्म बनाइए, लेकिन आप कंक्लूजन कहाँ पे ला करके छोड़ते हैं? आप सिर्फ हिंसा दिखाना है आपको कि नक्सलियों ने इतने लोगों को मार दिया, पुलिस वाले ने इतने लोगों को मार दिया, तो ये दिखा करके, ये तो रोज देख रहे हैं, आप रोज पढ़ रहे हैं, उसको मैं फिल्म में दिखा करके और क्यों उसको विभत्स बनाऊं? तो अगर इसकी इन समस्याओं का कोई समाधान मैं दे सकूं तो उस पर जरूर फिल्म करूंगा। देखिए कितना सकारात्मक संदेश दिया है मनोज जी ने, और वाकई इसीलिए मनोज वर्मा लीग से हट के काम कर रहे हैं, और लीग से हट के काम करने पे ही आपकी एक जो अलग पहचान बनती है वो यूनिकनेस कहलाती है, और आपका एक जॉनर बन जाता है। आप उस प्रकार की पिक्चरें बनाते हैं और उस प्रकार के काम करते हैं। जैसे स्वराज मिशन भी जो इंटरव्यूज़ कर रहा है वो लीग से हट के कर रहा है, ताकि अगर ये इंटरव्यू सेशन नहीं होते तो मनोज जी की और ऐसे विशिष्ट लोगों की ये जो रोचक बातें हैं वो युवाओं तक, समाज तक नहीं पहुंचती, और हमारा यही उद्देश्य है। मनोज जी, दुनिया ने पिछले 2 साल एक ऐसा भयावह, अनजाना, अनदेखा, अनसुना राक्षस देखा कोविड के रूप में, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मतलब मूवीज़ में भी कभी ऐसी बीमारियों के बारे में नहीं दिखाया गया है कि लोग घर में बंद होने को मजबूर हो जाएं। और फिल्में तो कभी घर के अंदर बनती ही नहीं हैं। फिल्मों की जो शूटिंग्स के बाद का काम भले ही वो 4 दीवारी में हो सकता है, लेकिन फिल्में तो घर के अंदर नहीं बन पाती हैं अमूमन। तो वो एक फेज कैसा गुजरा, वो उस फेज का अनुभव भी आप दर्शकों से शेयर करें। सर, वो बड़ा भयावह समय था। बहुत से हमारे मित्र, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स, बहुत से लोग साथ छोड़ के गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने कहीं ना कहीं बैलेंस किया है अपने आप को। जो छेड़छाड़ हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं वो एक ऐसा फेज़ है शायद, जो उसमें वो सिखाना चाह रहे हैं हमारे को कि भाई अभी आप संभल जाओ, नहीं तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो वो फेज़ बड़ा ख़राब था साहब। हम भी पीड़ित हुए थे उससे। कोरोना हमको भी हुआ, दोनों टाइम हुआ, दोनों फेज़ में हुआ, डेल्टा वाला भी और वो वाला भी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि सब चीज़ें कंट्रोल में रहीं और ठीक ठाक हो गया। लेकिन उस पीरियड में इतने लोगों के फ़ोन्स, इतने लोगों को सिलेंडर की आवश्यकता, इतने लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता, मतलब आप कहीं न कहीं ऐसे असहाय महसूस करते थे कि सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन आप जितना सोचें, आप आज जी लीजिए, कल पे कुछ मत छोड़िए। कल पे आप, कोई भरोसा नहीं है कि आज हम हैं कल ना रहें। तो ये चीज़ वो सिखा के गया है कि कल के लिए संचय मत करो बेटा, आज जो कर सकते हो वो आज का ही दिन है आपके पास। बिल्कुल, और जो प्रोवर्ब्स हैं, सदियों से जो उदाहरण दिए आ रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि कल क्या होगा ये तो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में आज है। बस इतनी सी छोटी सी समझ है, ये समझ के जो ये छोटा सा डिफरेंस है ना, वो समझने की ज़रूरत है। मनोज जी ने बातों बातों में बहुत सी बातों को स्पष्ट कर दिया है। अब बोलते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मनोज जी, बात हो रही है फिल्मों की, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं। अब छत्तीसगढ़ के बाहर भी
फिल्म बनाने का कोई कॉन्सेप्ट या दिमाग में है आपके, या छत्तीसगढ़ को लेके ही आप हमेशा आगे बनाते जाएंगे? नहीं सर, मेरा मन है कि हिंदी फिल्में भी करें हम, लेकिन छत्तीसगढ़ से करें। ये मेरे दिमाग में शुरू से रहा है। बहुत से लोगों ने यह फिल्म देखी मुझे और बोला आप रायपुर में बैठ के क्या कर रहे हैं। इवन जो भी आर्टिस्ट मुंबई से यहाँ पे आए थे, हमारे साथ काम किए हैं, मुकेश तिवारी जी हैं उसमें, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे पीपली लाइव वाले ये हैं, इन लोगों ने भी स्टार्टिंग में जब काम करना शुरू किया तो उनको पहले ही तो ये लगा कि ये लड़का रायपुर में बैठ करके, छत्तीसगढ़ में बैठ के ये क्या फिल्म बना रहा है। लेकिन जब फिल्म कंप्लीट हुई, फिल्म देखा उन्होंने, तो बोले यार अद्भुत काम हुआ है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा जगह मुंबई है, बोले यहाँ आ जाओ। तो मैं बोला सर नहीं सर, मैं अगर हिंदी फिल्म भी करता हूँ तो मैं सबको यहाँ लेके आऊँगा और यहीं से काम करेंगे हम। और मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई स्पेशली आपको मुंबई जाने की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल, ये देखिए यही जज्बा होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में इतने संसाधन हैं, ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं जो मुझे लगता है कि दुनिया में विरले पाई जाती हैं। अभी तो छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करना बचा है, अभी तो लोग पहुँचे नहीं हैं, और जब जिस दिन पहुँचना शुरू होंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के कलाकार, छत्तीसगढ़ के परिधान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहाँ के लोकेशंस ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हैं। और बाहुबली जैसे मूवीज़ में भी जब ऐसे नेचुरल लोकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कई मूवीज़, मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ उस विषय में, तो यकीनन छत्तीसगढ़ में स्कोप की कोई कमी नहीं है। और मनोज वर्मा जैसे लोग छत्तीसगढ़ में कलाकारों को बुला के शूटिंग करना चाहते हैं, इसके लिए स्वराज मिशन उसे साधुवाद देता है। और हम इस चैनल के ज़रिए और भी लोगों को आह्वान करते हैं कि आइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा प्रदेश है, आइए देखिए, समझिए और यहाँ के कलाकारों को भी मौका दीजिए, क्योंकि यहाँ असीम कला है, यहाँ के लोग अभी एक्सप्लोर हुए ही नहीं हैं। मनोज जी, अब फिल्मों की बात हो रही है, आप तो फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकर हैं, तो कोई ऐसी हिंदी मूवी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? सर दो एक मूवी हैं जो जितने बार आप देखिए वो आपको, जितने बार जहाँ से देखिए आप वहाँ से चिपक जाते हैं। एक है सर जो जीता वो सिकंदर, बहुत प्यारी मूवी लगी थी मुझे, मैं जब भी जहाँ से देखता हूँ वहाँ से देखते रहता हूँ उस फिल्म को। एक हिंदी मूवी ये है। एक पाथेर पांचाली है सत्यजीत रे जी की, जो मूवी मतलब हिला दी थी मेरे को। और एक मूवी कहना चाहूँगा इंग्लिश में है जो क्या नाम है उसका, ट्रॉय, हेलन ऑफ ट्रॉय। तो वो मूवी सर, वो जहाँ से आप देखेंगे वहाँ से देखते रहेंगे। तो ये ऐसे दो तीन फिल्में ऐसी हैं जो जहन में घुसी हुई हैं, जो निकलती नहीं हैं। बहुत कमाल है, आप कभी देखिए, अगर आपको मौका नहीं लगा है इन मूवीज़ को देखने का तो ज़रूर देखिए, बहुत हिट मूवीज़ हैं तीनों की तीनों। बॉलीवुड का कोई ऐसा कलाकार जिसे आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो? बॉलीवुड में तो बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कोई एक? कोई एक में, मेरे ये पूछने का मतलब, मैं फिल्म मेकर मनोज वर्मा से नहीं पूछ रहा हूँ, एक इंसान मनोज वर्मा, एक आम इंसान, क्योंकि फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई एक एक्टर होता है जो उसका फेवरेट होता है, कोई एक्ट्रेस होती है जो फेवरेट होती है, पहले के हो अभी के हो, डजेंट मैटर, लेकिन कोई ना कोई तो होता है कि हाँ, फिल्म मेकिंग से पहले यार ही इज़ माई फेवरेट। वैसे देखें तो अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो अद्भुत हैं। चाहे उनकी पुरानी फिल्में देख लीजिए आप, एक समय था जिस समय उन्होंने लीड किया इंडस्ट्री को और बहुत लंबे समय तक के राज किया है, और अभी भी राज कर रहे हैं वो। इस उम्र में आकर के, उम्र के साथ समझौता करके, रोल के साथ समझौता करके भी वो हीरो हैं। तो ये जो चीज़ उनमें जो विलक्षण है वो मुझे अद्भुत लगती है साहब। बहुत बड़ी बात कही आपने कि समझौता करके, मतलब कलयुग का डेफिनेशन आपने बता दिया कि काल के साथ चलने वाले को ही इस समय सक्सेस मिलेगी, और इसीलिए अमिताभ बच्चन लीजेंड है और वो अमिताभ बच्चन है, दूसरा कोई नहीं है। मनोज जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ज़माना आ गया है, अब वेब सीरीज़ बन रही हैं, मूवीज़ उस पर भी रिलीज़ हो रही है। कोविड ने वो भी एक दौर दिया और वो एक गिफ्ट भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उससे थिएटर्स भी प्रभावित हुए। आप कैसे देखते हैं इसे?
सर ओटीटी एक ऑप्शन है, और ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इंडिविजुअली बैठ के फिल्म देखते हैं। ऐसे समय पे आप क्या कंटेंट देख रहे हैं और किस तरीके का समाज में हम चीज़ें परोस रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत वाला लगता है। देखिए सिनेमा घर जो है ये कंप्लीट पैकेज है। पैकेज किस चीज़ का है? आप देखिए ये एक सभ्यता बन चुकी है, एक कल्चर बन चुका है हमारे यहाँ कि हमें फ़िल्म देखने जाना है तो हम पूरी फैमिली से पूछते हैं आज फ़िल्म देखने चलें? बोले सब बोलेंगे हाँ चलें। 10 के 10 लोग जाएंगे फ़िल्म देखने के लिए, और आप वहाँ घूमते फिरते खाते पीते फ़िल्म देख कर के लौटते हैं। ये चीज़ आपके ओटीटी में नहीं है। अब आप जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हो गई हैं, आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो बैठ कर के ओटीटी पे क्या देख रहा है ये आपको मालूम नहीं। दूसरा उन्होंने जो कंटेंट बनाया हुआ है वो ग्रुप के साथ बैठ के देखने लायक कंटेंट नहीं है। तो आप या तो अपने मित्रों के साथ बैठ कर के देखेंगे उसको, या इंडिविजुअली हर आदमी अपने अपने मोबाइल पे बैठ के देखता है। तो ऐसे समय पर वो जितने भी मतलब कहना चाहिए ऐसे डायलॉग्स हैं या ऐसे सीन्स हैं, तो आप अकेले आप उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब फैमिली के साथ आप होते हैं तो फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। तो मुझे यही लगता है कि बस वो एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी फिल्में देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप विश्व स्तर का सिनेमा, विश्व स्तर के सीरियल्स, विश्व स्तर की चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो जिससे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से और भी दूसरे काम किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें भी इन्होंने एक पॉजिटिविटी ढूंढ ली। मनोज जी, ओटीटी का ज़माना की बात की है आपने, उसके बहुत एक दूसरे पहलू पे भी प्रकाश डाला, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो भविष्य में वेब सीरीज़ में का निर्माता के रूप में आपको देख सकते हैं? मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है वेब सीरीज़ में, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि हम उस कल्चर से आते नहीं हैं जिस चीज़ को आप परोसने की बात करते हैं। तो वेब सीरीज़ तभी सक्सेस है जब उसमें वो सारे कंटेंट रहें जो पब्लिक को चाहिए, और आप कहीं ना कहीं आपका नाम जुड़ा हुआ था, आपके परिवार के लोग उसको देखते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते कि सामाजिक रूप से वो परोसी जानी चाहिए। लेकिन पंचायत जैसी सीरीज भी आई हैं, हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। एज अ दर्शक मैं भी, मुझे फिल्म बहुत पसंद है, मुझे भी आर्ट बहुत पसंद है, तो एज अ मैं देखते रहता हूँ। तो पंचायत सीज़न 1 सीज़न 2 उसमें तो कहीं भी इस प्रकार की कोई ना भाषा का उपयोग है ना कुछ, वो भी तो अच्छी हिट हुई है। सीज़न 2 मैं नहीं देखा, सीज़न 1 में गालियाँ हैं। अगर आप पता नहीं ध्यान दिए कि नहीं, लेकिन फिर भी आप बच्चों के साथ उसको बैठ के नहीं दे सकते। लेकिन हम मैं ये फिर भी ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। अगर वो छोटी-मोटी स्लैंग लैंग्वेजेस को भी छोड़ दें, तो क्या बुराई है मैं बोलता हूँ। अभी आप देखिए एक बहुत सुंदर वेब सीरीज़ आई थी, मैं पूरा देखा उस सीरीज़ को। वो था इसके ऊपर पूरा म्यूज़िक के ऊपर थी वो, क्या नाम था उसका, नसीर साहब थे जिसमें। अद्भुत, कमाल का म्यूज़िक, कमाल का म्यूज़िक। तो बैंडिट, क्या बंदिश बैंडिट, वो देखिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। अब इतनी सुंदर, इतनी कमाल की वो वेब सीरीज़ है, उसमें आप क्यों स्लैंग लैंग्वेज डाल रहे हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची उसको देखे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो संगीत से जुड़े हैं उसको देखें। जिस तरीके का उसमें एक जुनून है संगीत के प्रति, वो चीज़ हम चाहते हैं कि लोग देखें। तो एज अ दर्शक हम भी चाहते हैं कि आप ऐसी सीरीज बनाएं जिसमें जो चीज़ें आप चाह रहे हैं और जो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सत्यता है उसमें। वेब सीरीज फैमिली के साथ बैठ बैठ के देखने लायक नहीं है। तो दर्शक भी तो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक डायरेक्टर हो जो ऐसी मूवी, ऐसी सीरीज भी बनाए, तो फिर उसमें तो आप बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा रहा तो ज़रूर करूँगा मैं। ऐसा रहा या ऐसा करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मतलब सबके साथ बैठ कर के, जैसे जिस तरीके से सीरियल्स, आज तो टीवी सीरियल्स में भी आप परिवार के साथ बैठने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्तों की बात हो रही है, ऐसे सामाजिक कुरीतियों की बात आप वहाँ पे कर रहे हैं कि जिसको नहीं मालूम है उसको भी पता चल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ साफ़ सुथरी
और कुछ ऐसे कंटेंट बेस्ड अगर बने जिसमें स्लैंग लैंग्वेजेस को हम थोड़ा स्किप कर जाएं तो बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और हमें हमें पूरी उम्मीद है कि मनोज वर्मा जी छत्तीसगढ़ का वो एक कॉन्सेप्ट जो है, जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो जो थीम है, जो सोच रहे हैं मनोज जी, और ये हर एक जिम्मेदार व्यक्ति की सोच होती है, साफ सुथरी एक वेब सीरीज बने, ये हमारी शुभकामना है। मनोज जी, अब इस इंटरव्यू के अंतिम कुछ सवाल लेते हैं, और आपका और समय हम ना लेते हुए एक प्रश्न दिमाग में ज़रूर है। आप अभिनेता बनाते हैं, आप मूवीज़ बनाते हैं, आप हीरो हीरोइन, उसके साथ साथ जो अन्य कलाकार होते हैं वो भी बनाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई सब कुछ तो आपके हाथ में है, आप फिल्म मेकर हैं, फिल्में बना रहे हैं, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एडिटिंग, मार्केटिंग वगैरह, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से लगे जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज होती होगी, मैं नहीं जानता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं ही हीरो बन जाऊँ? देखिए क्या है, जो चीज़ें बाजार के लिए जब आप बनाते हैं तो बाजार को देख के आप बनाएंगे। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे घर में दिखाने के लिए पिक्चर बनानी है, उस दिन मैं ज़रूर हीरो बन जाऊंगा। बहुत ही साफ गोई से आपने आंसर दिया, और अच्छा स्किप करने का अच्छा तरीका है आपका। तो मनोज जी की बहुत सी रोचक बातें और काफ़ी कैजुअल इंटरव्यू रहा, और अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आई, और हम यही चाहते थे कि ये इंटरव्यू ऐसा ही हो। मनोज जी, छत्तीसगढ़ में बहुत कलाकार हैं, बहुत सी असीम संभावनाएं हैं युवाओं के लिए। फिल्म मेकर मनोज वर्मा का एक संदेश। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों ने जैसी शुरुआत की है, बिना सीखे हम कर कर के सीखे हैं। हर बार अपनी पिछली फिल्म से हम सीखते आ रहे हैं कि पिछली फिल्म में हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्योंकि हमको यहाँ सिखाने वाला कोई नहीं था, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग यूट्यूब से पढ़ पढ़ करके और नेट से निकाल निकाल करके कंटेंट पढ़ते रहे हैं। तो देखिए, चाहे आप करके सीखें या सीख के करें, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना समय ख़राब करें पिछली गलतियों को इसमें देखने का, ढूंढने का। अगर वो आपको गलतियाँ पहले से मालूम होंगी तो आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। जो हमको 10 साल लगा सीखने में, वो शायद आप 3 साल में सीख जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम कोई स्कूल ज्वाइन करें, कोई कॉलेज ज्वाइन करें, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और फिर इस फील्ड में आएँ, तो आपके सक्सेस की गारंटी बढ़ जाती है। आप गलतियों की वो कम रहती है, परसेंटेज कम रहती है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि अगर इस फील्ड में आना है, कोई भी ये सबसे कठिन फील्ड मैं बोलूँ आपको तो फिल्म मेकिंग है, जो सबसे सरल दिखती है बाहर। मतलब दुनिया में अगर आप किसी को भी बोलोगे एक फ़िल्म बनाना है, तो बोलेगा साहब मैं बना देता हूँ। तो इतनी सरल दिखती है, लेकिन जब आप घुसेंगे तो जितने पक्ष हैं उसका समझ लीजिए हर एक का स्पेशलाइजेशन है। जैसे हमारे शरीर के मल्टीपल पार्ट्स हैं, वैसे मल्टीपल स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, वैसे बिल्कुल वैसे ही फिल्म में जितने, चाहे सिनेमाटोग्राफी ले लीजिए आप, चाहे एक्टिंग ले लीजिए, स्क्रीन प्ले ले लीजिए, डायरेक्शन ले लीजिए, आप पोस्ट प्रोडक्शन ले लीजिए, एडिटिंग का ले लीजिए, डीआई का ले लीजिए, रिकॉर्डिंग्स का ले लीजिए, हर चीज़ की अलग पढ़ाई है। और आप उसमें देखिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और उस चीज़ में पकड़ करके अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से समझिए, सीखिए और फिर इस फील्ड में आइए, तो सक्सेस कहीं नहीं गया। बिल्कुल, और मेहनत करेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ तरीके से मेहनत करेंगे तो यकीनन सफलता मिलनी तो तय है। मनोज जी, आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, आपकी वोकल क्वालिटी हम सुन रहे हैं बहुत अच्छी है। तो सिंगर आपने कहा था कि मुझे सिंगिंग का शौक़ है, तो आप फिल्म मेकर से बात हो रही है और सिंगिंग ना हो, 2 लाइनें कम से कम, जो भी गीत आपके दिल के करीब हो, ऐसे तो आपके पास तो खजाना होगा, लेकिन कोई भी 2 लाइन दर्शकों के लिए। क्या सुनाऊँ आपको, हिंदी या छत्तीसगढ़ी, क्या सुनेंगे हम? दोनों। एक तो मैं अभी इस फिल्म का गाना आपको सुनाता हूँ, जिसमें हमारी फिल्म में जो है, और मीर अली मीर साहब का गाना है, इसको मैं फिल्म में इस बार मैं गाया हूँ, अरे वाह। तो वो आपको सुनाता हूँ। ए नंदा जाही करे, नंदा जाही करे, नंदा जाही का, कमरा यौ खुमरी
अरे तू तारी रा 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 ता ता छो। वाह, शानदार, बहुत शानदार। वाकई वाकई, मतलब जो अभी तो हम देखेंगे उस मूवी को, लेकिन जो आपने दो लाइनें सुनाई उससे ही एक गूज बम्स जैसे आ गए और उत्सुकता बढ़ गई है मूवी देखने की। और अब दो लाइनें हिंदी में। हिंदी में क्या सुनाऊं आपको? कुछ गजल का टुकड़ा सुना दूं? बिल्कुल। कट कर लें, अपन हारमोनियम लेके सुनाएंगे या ऐसी ऐसी ऐसे ही सुना दूं? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों से भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम है, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। निशब्द निशब्द हूँ मैं, बहुत ही, मतलब देखिए यही है, इसी को टैलेंट बोलते हैं, ये अंदर से होता है और काबिले तारीफ। मैं बस वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आई एम ऑल्सो म्यूजिक लवर और मैं समझ सकता हूँ कि पहले किस प्रकार से इन्होंने हाई नोट्स का प्रदर्शन किया और उसके बाद लो नोट्स में तो शानदार गज़ल के, गज़ल भी इतनी मीनिंगफुल कि एक गहरा संदेश। वाकई मतलब इन लाइनों से भी, इस इंटरव्यू के इन लाइनों से भी दर्शकों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा यकीनन। एक अंतिम सवाल मनोज जी से, और ये सवाल अब स्वराज मिशन की ओर से होता है कि जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे हम अपने शो के बारे में फीडबैक लेते हैं, और ये दर्शकों के सामने ही होता है क्योंकि ये इंटरव्यू अनकट होते हैं। हमने जो ये मुहिम शुरू की है कि विशिष्ट लोगों की जीवन की कहानी उन्हीं की ज़बानी दर्शकों तक पहुंचाने का, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, और हर इंटरव्यू में ये अब तक का ये 100% रिकॉर्ड है कि जो विशिष्ट अतिथि हैं और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कैमरे पे से ध्यान हट जाता है। आज भी हुआ था, मैं देख रहा था। द प्रकाश पुंज शो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है? प्रकाश पुंज शो, मुझे ऐसा लगा जो आज मैं इंटरव्यू किया कि बड़ा सहज सरल और सामान्य रूप से आप बहुत सारी चीज़ें निकलवा लेते हैं, और एक
कहना चाहिए कि बहुत से लोगों को ये बिहाइंड द सीन वाला जो किस्सा है वो उन तक पहुंच पाता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इस शो को देखने वालों को भी बहुत आनंद आता होगा, वो सुनने में आनंद आता होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक पक्ष देख रहे होते हैं जो सामने रहता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की तकलीफ़ें, वो सारी चीज़ें उन तक शायद नहीं पहुंच पाती है। जो बोलते हैं ना, राम वन गए तो बन गए। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस फील्ड में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो वनवास काट रहे हैं, तब जा कर के उनको अयोध्या मिलती है या राम बनते हैं वो। तो ऐसी स्थिति जो है वो लोगों तक के पहुंचाना कि आप को तकलीफ़ झेलना ज़रूरी है, बिना उसके कोई चीज़ नहीं मिलती। तो ये आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप माध्यम हैं ये सारी चीज़ें उन तक पहुंचाने के लिए। तो प्रकाश पुंज शो को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, एक ऐसे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जो लोगों को शायद हमसे तो पता नहीं क्या प्रेरणा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों के आपने इंटरव्यूज़ किए होंगे जिनसे लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई ये इंटरव्यू भी बाकी इंटरव्यू जैसा रोचक होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि जब इंटरव्यू जो देने वाला होता है, जो अपनी लाइफ के बारे में बात करता है, वो उसे याद नहीं होता है अमूमन बिना इंटरव्यू देखे कि उसने क्या क्या बातें की। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, यानी कि मैं, वो उस बातों पे ध्यान रहता है। और वो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा समय आता है जब कैमरे पे से ध्यान हटके हम कहीं और फ्लैशबैक में चले जाते हैं और एक थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं। और मनोज वर्मा जैसे शानदार व्यक्तित्व, एक तो इनका व्यक्तित्व इतना शानदार है, आवाज़ तो आप सबने सुना ही, और आने वाली फिल्म में भी गाना भी हम सुनने वाले हैं जो कि अभी से मैं बता रहा हूँ सुपर डुपर हिट होने वाला है। और फिल्म तो ऑलरेडी पूरे विश्व भर ने सराहा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ना ही है। लेकिन मनोज वर्मा जी की जीवनी के बारे में, आज उनके जो कॉन्सेप्ट के बारे में, और मैं इनके लिए सिर्फ एक फ्रेज बोलना चाहता हूँ, द कंटेंटफुल पर्सन। स्वराज मिशन की तरफ से उनके लिए आज ये एक टैग लाइन है, द कंटेंटफुल पर्सन। इनके पास अभी बोलते हैं ना, द मिस्ट्री रिवील्ड, अभी रिवील्ड नहीं हुई है, अभी बहुत सी मिस्ट्री हैं। जहाँ तक मैं इस लगभग 1 घंटे के इंटरव्यू में मैं समझ पा रहा हूँ, मनोज वर्मा जी में बहुत कुछ अंदर है, अभी बाहर निकलना बचा है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ अंदर है, और जब बाहर निकलेगा तो विश्व के पटल पे छत्तीसगढ़ एक ऐसा छवि बन के उभरेगा, छत्तीसगढ़ी छवि, जो अतुलनीय और अकल्पनीय होगी। सो ये इंटरव्यू भी बाकी इंटरव्यू जैसा रिस्पॉन्ड करेगा, मुझे पता है। और मनोज वर्मा जी, आपने अपना कीमती समय तो दिया ही, इतनी अच्छी अच्छी रोचक बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम और ऊंचा बढ़ाएं और एक इस फिल्म इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचें। मुझे माध्यम बनाने के लिए बहुत धन्यवाद है ऊपर वाले का, ये उनके आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये इस इंटरव्यू के लिए, बहुत धन्यवाद। तो अब धन्यवादों का दौर ऐसे चलता रहेगा, और धन्यवाद इस छत्तीसगढ़ को कि ऐसे ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ ने दिए हैं विश्व को, जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो देखते रहिए द प्रकाश पुंज पांडे शो, स्वराज मिशन की एक खास पेशकश। और अगले इंटरव्यू में एक फिर ऐसे ही एक खास व्यक्ति के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।